दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से यह है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। हर हफ्ते ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। कार्यक्रम में सबसे पहले, यूरोप में भी दस्तक दे रहा है इबोला। खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए भारत कितना तैयार? इराक में आईएस के खिलाफ शिया लड़ाकों ने खोला मोर्चा, लेकिन शिया सुन्नी तनाव गहराया। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे, उल्टी साइकिल चलाकर दुनिया में शांति का संदेश देने निकले नेपाल के युवा। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस गंभीर समस्या बना हुआ है। ये वायरस अब भारत के लिए भी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि इन देशों में हजारों भारतीय रहते हैं। जानकार मानते हैं कि 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में इबोला जैसे वायरस के आने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इबोला से निपटने के लिए क्या है भारत की तैयारी? बीबीसी संवाददाता तुषार बनर्जी की रिपोर्ट। अफ्रीकी देशों में इबोला से अब तक करीब 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मेडिकल जगत के लिए ये एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली हैं। इबोला प्रभावित पश्चिमी अफ्रीकी देशों में करीब 45,000 भारतीय रहते हैं, जिनके जरिए इस बीमारी का भारत आने का खतरा और बढ़ जाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों के भारत आने से भी ये खतरा बना हुआ है। भारत सरकार की योजना है कि इबोला को देश की दहलीज पर ही रोक दिया जाए। ये इसके स्कैनिंग में हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से लोग उन 4 देशों से आए हैं, और उनको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तब तो उनको जाने दिया जाता है। अगर कुछ सिम्टम्स हैं, खांसी बुखार है, तो उनको आइसोलेट करके इबोला के लिए टेस्ट कर दिया जाता है। जिन लोगों को इस तरह से सिम्टम्स हैं उनको हम लोग फिर ट्रैक भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इबोला के खतरे को देखते हुए भारत के 18 हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस साल 1 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर तक इबोला प्रभावित देशों से भारत आने वाले 21,799 यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई। इसमें 55 लोगों में लक्षण खतरनाक सीमा तक पाए गए, लेकिन जांच के बाद अब तक सभी मामलों में नतीजा नेगेटिव रहा है। WHO के एक ताज़ा अनुमान के अनुसार 2 महीने बाद हर हफ्ते इबोला के 10,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। इबोला ने जर्मनी और अमेरिका में भी अपने पांव पसार लिए हैं। तो क्या भारत में बरते जा रहे एहतियात काफ़ी हैं? जानकारों की माने तो इबोला अगर भारत में आया तो इसे रोक पाना आसान नहीं होगा। भारत के कई स्वास्थ्य संगठन मानते हैं कि अगर इबोला से बचना है तो भारत को अपनी तैयारी और पुख्ता करनी पड़ेगी। इंडिया में अभी कोई केस नहीं आया, इसलिए यदि कुछ केसेस आते हैं तब तो हम उसको अच्छे से संभाल पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एक पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और ये जो इबोला है ये फैलता है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट से। तो इसलिए यदि हमारे यहाँ केस कोई आता है तो थ्रेट तो बहुत ज़्यादा होगा। भारत सरकार WHO और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ इस मर्ज की तोड़ खोजने पर काम कर रहा है। WHO को इबोला से राहत के लिए वित्तीय सहायता देने वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर है। तुषार बनर्जी, बीबीसी, दिल्ली। भारत में अब तक इबोला का कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन यूरोप में इबोला दस्तक दे चुका है। 38 साल पहले पहली बार इबोला का पता चला था, पर इस बीमारी की दवा अब तक तैयार नहीं हो सकी है। अब इबोला से लड़ाई में दुनिया के देश एकजुट तो हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में इस बीमारी को मात देते नहीं दिखते। इबोला संकट को लेकर बनी संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई शाखा इतनी नई है कि घाना में इसका स्टोर अभी तैयार ही हो रहा है। इबोला पर नियंत्रण के प्रयास में देरी के लिए यूएन की आलोचना हो रही है, क्योंकि सहायता कर्मी इस बारे में महीनों से आगाह कर रहे थे। अब यह खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा है। जुलाई के मध्य तक इबोला से लगभग 600 लोगों की मौत हुई थी। अगले महीने ये संख्या दोगुनी हो गई। सितंबर में ये आंकड़ा इसका भी दोगुना हो गया, और अब इस महीने भी आशंका जताई जा रही है कि इबोला के शिकार लोगों की संख्या दोगुनी होने जा रही है।
यूएन की इबोला रिस्पांस टीम के प्रमुख ने घाना से सुरक्षा परिषद को स्थिति की जानकारी दी और बताया कि चुनौती कितनी बड़ी है। ये हमसे तेज भाग रहा है और हमें हरा रहा है। या तो हम इबोला को रोकें या फिर एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें जिसके लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। 1976 में पहली बार इबोला का पता चलने के बाद ये कई बार फैला, पर इसे हर बार काबू में कर लिया गया। इसकी दवा अभी तक नहीं है क्योंकि इसका विकास एक खर्चीला काम है और बड़ी दवा कंपनियों को लगता है कि बाजार फायदे वाला नहीं। मगर इस बार इबोला अफ्रीका से बाहर भी असर दिखा रहा है और ऐसे में स्थिति बदल रही है। नई दवाओं का परीक्षण हो, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक इन प्रयासों का कोई शुरुआती नतीजा सामने आएगा। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला संक्रमित लोगों की पहचान के इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर जानकारों का कहना है कि ये उपाय बहुत कारगर नहीं। इनसे ऐसी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि कई लोगों में ऐसे लक्षण दूसरे साधारण कारणों से भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कई लोगों में वायरस हो लेकिन उसके लक्षण तब तक प्रकट ना हो। जानकारों के अनुसार सबसे कारगर उपाय है साफ सफाई और संक्रमित व्यक्ति से बचने पर ध्यान। सियरा लियोन में ये नर्स बताती है कि मुश्किल और बढ़ जाती है क्योंकि संक्रमित लोगों के संबंधी अपनों को खुद से दूर नहीं करना चाहते। औसतन हर संक्रमित व्यक्ति 2 और लोगों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन आने वाले समय में संक्रमित हो सकने वाले लोगों की अनुमानित संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है। BBC रिपोर्ट। इबोला से निपटने की राह आसान नहीं दिखती। ग्लोबल इंडिया में आगे देखेंगे म्यांमार के एक रहस्यमयी शहर की कहानी। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं अनुराग शर्मा। इराक में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले सुन्नी चरमपंथी संगठन और इराकी सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। कई इलाकों में इराकी सेना को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में शिया लड़ाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाकर IS को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिया लड़ाकों के सामने आने से कई और समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। इससे इराक में शिया और सुन्नी समुदायों के मतभेद गहरा गए हैं। बगदाद और मोसुल के बीच समारा के पास सीमा पर खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन से लड़ रहे ये लड़ाके इराकी सेना के नहीं बल्कि एक शिया मिलिशिया के लड़ाके हैं जिन्हें सलाम ब्रिगेड कहा जाता है। शिया लड़ाके इस्लामिक स्टेट को रोकने के लिए दमखम से लड़ रहे हैं। शिया लड़ाके जमीन पर एक असरदार ताकत हैं, पर इराक में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर इस संघर्ष में उनकी भूमिका को लेकर सवाल हैं। 4 महीने से सलाम ब्रिगेड यहाँ मौजूद है। दूसरे कई शिया संगठन भी हैं जिनकी अलग अलग छवि है। इनमें से कुछ पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। देश के बड़े हिस्से से नियमित सेना के पीछे हटने के बाद उन्हें नई शिया नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन और भरोसा हासिल है। दूसरे धार्मिक संगठन खासकर सुन्नियों को डर है कि उन पर जुल्म होंगे और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई खत्म होने के बाद ये शिया हथियार उन पर भी चल सकते हैं। एक सलाम ब्रिगेड कमांडर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये डर बेबुनियाद है। इराकी सेना अमेरिका के हमले के बाद कमजोर हो गई थी और उन्हें हमारी मदद चाहिए थी। हम इन इलाकों को बचा रहे हैं जहां सुन्नी, शिया, यजीदी और ईसाई रहते हैं और उन सभी की रक्षा कर रहे हैं। शिया मिलिशिया का असर बगदाद की सड़कों पर भी दिखता है। यह संदेश पूरी राजधानी में बिलबोर्ड्स पर दिखाई दे रहा है। गैर शिया इराकी इससे चिंतित हैं। हथियार नियमित सेना और पुलिस के हाथों में होने चाहिए। इस्लामिक स्टेट को हराने में स्वयं सेवकों की भूमिका छोटी है और उन्हें इस लड़ाई के बाद छिन्न भिन्न कर दिया जाना चाहिए। इराकी सरकार की योजना शिया सैनिकों को नियमित सेना में मिलाने की है, मगर अभी तक उन्होंने इन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया है। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में खबरें और भी हैं, लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर।
हांगकांग पहुंचे बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ। हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद 7 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी सीवाई ल्युंग ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों से नए सिरे से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हांगकांग का अगला नेता कैसे चुना जाएगा, इस पर शायद ही कोई समझौता हो। म्यांमार के यंगून पहुंचे बीबीसी संवाददाता जोआना फिशर। थाईलैंड में पिछले दिनों 2 ब्रितानी सैलानियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार युवाओं के अभिभावकों का आरोप है कि उनके बेटों को फंसाया जा रहा है। इनमें से एक युवक की मां ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि इस पूरी घटना से उन्हें इतना तनाव हुआ है कि वो आत्महत्या करने के बारे में भी सोच रही हैं। ब्रिटेन के सैलानियों के शव पिछले महीने थाईलैंड में मिले थे। पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआम के नजदीक अमेरिका के जंगी जहाज पर पहुंचे बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विंगफील्ड हेज। अमेरिकी नौसेना और अमेरिकी वायुसेना ने यहां मिलकर बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया। इसका घोषित मकसद था सेनाओं को पूर्वी या दक्षिण चीन सागर में सीमित संघर्ष के लिए तैयार करना। इस युद्धाभ्यास में 2 बड़े विमान वाहक और 200 लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया था। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में विद्रोहियों और गृह युद्ध का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि अब ज्यादातर इलाकों में विद्रोहियों का असर खत्म हो गया है, लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां म्यांमार की सेना जाने की हिम्मत नहीं करती। ऐसा ही एक इलाका है मोंग ला, जो चीन से लगी सीमा पर है। यहाँ की दुनिया अपने आप में अजीबोगरीब है। मोंगला से बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये है मोंगला, पूर्वी बर्मा के गहन जंगलों में बसा एक शहर जहां वेश्यावृत्ति, नशा और जुआ आम है। म्यांमार और चीन में जुआघर या कैसीनो गैर कानूनी हैं। बीबीसी वो पहली टीम है जो इस कैसीनो में चोरी छिपे फिल्म कर रही है, और हमने जो देखा वो और भी चौंकाने वाला है। ये जुआघर चीनी लोगों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ मौजूद हर चीनी पर्यटक नहीं है। हेडफोन पहने लोगों को ज़रा नज़दीक से देखें। ये लोग कैसीनो में काम करते हैं और चीन में बैठे अपने ग्राहकों के लिए दांव लगाते हैं। कैसीनो के बाहर लगी ये सैटेलाइट डिश सुनिश्चित करती है कि सिग्नल कभी भी ड्रॉप ना हो और पैसा लगातार आता रहे। 25 साल पहले एक शांति समझौता हुआ था जिसने मोंगला की नींव रखी। समझौते के तहत विद्रोही गुटों ने हथियार डाल दिए और बदले में बर्मा की सरकार ने उन्हें चीन की सीमा से लगे एक ज़मीन के टुकड़े पर पूरा नियंत्रण दे दिया। ये बाजार दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों के अंगों के व्यापार के लिए बदनाम है। हमने चोरी छिपे शूटिंग की और हमें हाथी दांत, चीता, कछुआ और सांपों की दुकानें दिखीं। ये एक एंट ईटर या पेंगोलिन नाम के जानवर की खाल है, और इसकी खाल पर इंशल्क या स्केल का इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवाइयों में होता है। कुछ ही दूर पर एक रेस्तरां के बाहर 2 पिंजरों में जिंदा पेंगोलिन रखे हैं। रेस्तरां के मीनू में काला भालू और बर्मी अजगर भी शामिल हैं। मोंगला का छोटा सा चिड़ियाघर खुद ही चौंकाने वाला है, और शायद इसलिए हमें यहाँ की सुवीनियर दुकान पर चोरी छिपे शूटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ शेर की खोपड़ी लगभग 60,000 रुपए में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज पूरी दुनिया के जंगलों में 4,000 से कम ही शेर बचे हैं। हालांकि मोंगला म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम है चीन के साथ इस शहर का रिश्ता। फिलहाल शहर को चीन से बिजली, निवेश और हर रात रोमांच की तलाश में पहुंचे पर्यटक मिल रहे हैं। बर्मा का यहाँ बहुत ही कम प्रभाव है, इसीलिए जब तक चीन यहाँ के जुआघरों को नज़रअंदाज करता रहेगा, तब तक मोंगला की ये अजीब और अनोखी दुनिया कायम रहेगी। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे है, अफगानिस्तान में भी लोगों पर चढ़ा क्रिकेट का खुमार। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अनुराग शर्मा। अफगानिस्तान में तालिबान जिस समय काबुल पर परचम लहराने की कोशिश कर रहा था, उसी दौर में अफगानिस्तान में कुछ और दीवाने क्रिकेट की दुनिया में अपने देश का परचम लहराने का सपना बुन रहे थे। 1995 में देश के क्रिकेट बोर्ड की नींव पड़ी। 2001 में आईसीसी ने उसे मान्यता दी। इसी साल उनकी टीम बनी। इसके बाद एक लंबा संघर्ष चला और अब अफगान टीम अगले साल होने वाले विश्व कप में नजर आएगी। इससे पहले अफगान टीम ने इंचियोन एशियाई खेलों में भी क्रिकेट का रजत पदक हासिल किया। स्वर्ण श्रीलंका को मिला, जबकि भारत और पाकिस्तान ने
क्रिकेट मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया। अफगानिस्तान में साल 2001 तक क्रिकेट बहुत कम खेला जाता था। पाकिस्तान में शरणार्थी शिविरों में रह रहे अफगान लोग क्रिकेट का शौक भी अपने साथ अफगानिस्तान लाए और अब ये काफी लोकप्रिय है। क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जितने लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाले उससे कहीं ज्यादा ने क्रिकेट लीग के मैच देखे। अफगानिस्तान नेशनल टीम प्लेयर विल नॉट। इतना साफ है कि हमारे खिलाड़ी विश्व कप में सिर्फ शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय टीमों को कड़ी टक्कर देंगे। उन्होंने जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे को हराकर ये साबित भी कर दिया है। Beating Zimbabwe in Zimbabwe. Let's get into a good position, feet apart. इंग्लिश काउंटी के पूर्व खिलाड़ी मोल्स टीम के हेड कोच बने हैं। एंडी मोल्स साल 1997 तक वॉरिकशायर टीम के लिए बल्लेबाजी किया करते थे, लेकिन अफगानिस्तान का मामला कुछ और ही है। मेरे कई दोस्तों और परिवार वालों को तो ये भी नहीं पता था कि अफगानिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी है। मेरे कई दोस्तों, परिचितों और साथी क्रिकेटरों ने मुझसे बीते कुछ हफ्तों में कई बार पूछा, तुम्हें पक्का पता है ना तुम क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान जा रहे हो? अफगान टीम की कोशिश होगी कि वो अगले साल होने वाले क्रिकेट विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाए। BBC रिपोर्ट। चरमपंथी से लड़ने के लिए यूरोप में अब नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नालों में जल्दी ही सेंसर लगाए जाने की योजना है। ऐसे सेंसर जो नालों में बहकर आए विस्फोटकों के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे। पुलिस को उम्मीद है कि इन सेंसर्स की मदद से वो पता लगा पाएगी कि किन जगहों पर बम बनाए जा रहे हैं। चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई अब जमीन के नीचे तक पहुंच चुकी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के इस सीवर में शहर के 7 लाख लोगों का कचरा कूड़ा बहता है, लेकिन जल्द ही इन गंदे नालों और सीवर सिस्टम को हाईटेक सेंसर से जोड़ा जा सकेगा। ये सेंसर बेहद महीन विस्फोटक पदार्थों का भी पता लगा सकते हैं। इस तरह से पुलिस बम फटने से पहले ही बम को ढूंढ सकेगी। अगर कोई घर पर विस्फोटक बनाता है तो उसे उपकरणों और रसायनों की जरूरत पड़ेगी। संभव है कि वो अपने उपकरणों को धोए या कोई पदार्थ नाली में डाले और हम इसके जरिए उसका पता लगा सकते हैं। स्वीडिश डिफेंस रिसर्च एजेंसी में नकली बम लैब में विस्फोटक बनाने का काम चल रहा है। यहाँ काम कर रहे वैज्ञानिक विस्फोटक बनाते हुए इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। वे सिर्फ इस बात पर नजर नहीं रख रहे कि कौन सी चीज ड्रेनेज में जा रही है, बल्कि बम बनाते हुए निकला धुआं भी हवा में घुलता है। छतों और कारों पर लगे सेंसर भी ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर बम बनाया जा रहा है। साल 2005 में लंदन बम हमलों में इस्तेमाल बम लीड्स में बनाए गए थे। पुलिस को खुफिया जानकारी भी थी कि लीड्स में कुछ हो रहा है। तब इस तरह के सेंसर लीड्स में लगे होते तो बम बनाने की फैक्ट्रियों का पता लगाया जा सकता था। ये सेंसर अभी तैयार होने के शुरुआती दौर में है, लेकिन दुनिया भर के देश इनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सीवर में काम करना गंदगी भरा जरूर लगता है, लेकिन इससे मिलने वाली खुफिया जानकारी से कई जानें भी बच सकती हैं। BBC रिपोर्ट। और अब तकनीक से जुड़ी खबरें क्लिक में। गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का नया वर्जन लॉलीपॉप जारी किया है। कहा गया है कि इसकी बैटरी अधिक चलेगी, ये काम भी अच्छा करेगा और इसकी सुरक्षा भी बेहतर होगी। गूगल ने साथ ही एक स्मार्टफोन, एक टैबलेट और नेक्सस प्लेयर नाम का एक सेट टॉप बॉक्स भी जारी किया है, जो पहला एंड्रॉइड टीवी होगा। टीवी ऑन डिमांड सेवा के तहत गूगल ऐसे ऐप और चैनल डिजाइन कर रहा है जो टीवी के अनुकूल हों। अमेरिकी केबल चैनल HBO अगले साल से एक नई स्ट्रीमिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। पहले HBO के कार्यक्रमों को किसी डिवाइस पर देखने के लिए उसका केबल सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी था। HBO इस नई सेवा से Netflix और Amazon के साथ मुकाबला कर सकेगा। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने इंटरनेट के लती 31 साल के एक व्यक्ति का इलाज किया है। कहा जा रहा है कि उसके इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का जिम्मेदार गूगल ग्लास है, जिसे वो दिन में 18 घंटे पहना रहता था। वो इसे केवल सोते वक्त और नहाते वक्त उतारता था। वैसे इंटरनेट की लत को अभी मानसिक रोग नहीं माना जाता, पर इस मामले को एडिक्शन के बारे में प्रकाशित होने वाले एक जर्नल में शामिल किया गया है। फ्रांस के एक बड़े बैंक पर ग्राहक जल्दी ही ट्विटर से पेमेंट कर सकेंगे। पेमेंट लेने वाले का खाता किसी भी बैंक में हो सकता है और पैसा भेजने वाले को उसके खाते के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं होगा।
ग्लोबल इंडिया में अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे किडनी ट्रांसप्लांट की नई तकनीक जिसे एक भारतीय ने किया है इजाद, और भारत में हलाल कॉस्मेटिक्स का बढ़ता बाजार। साइकिल सीधी तो सभी चलाते हैं, लेकिन नेपाल के एक युवा उल्टी साइकिल चलाकर दुनिया की सैर पर निकले हैं। मकसद है दुनिया में शांति का संदेश फैलाना। इस सफर में उनके अनुभव भी कम दिलचस्प नहीं रहे हैं। उल्टी साइकिल चलाते ये हैं नेपाल के बीरेश दहल। बीरेश और उनके साथी दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने के लिए निकल पड़े हैं। बीरेश और उनके साथियों को उम्मीद है कि लोग जब उन्हें अपने पास से गुजरते देखेंगे तो उनका संदेश समझेंगे। मैंने पहली बार साल 2000 में उल्टी साइकिल चलानी शुरू की। तब नेपाल माओवादी संघर्ष से जूझ रहा था। इस संघर्ष में करीब 13,000 लोग मारे गए। हम वो दर्द लेकर अपने साथ चलते हैं। हम मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और मठों में भी रुके। कई बार बीरेश और उनके साथियों में मतभेद भी होते हैं। मतभेद इस बात पर कि कौन सा रास्ता लिया जाए, लेकिन विश्व शांति का संदेश लेकर निकले ये लोग अपने मतभेद भी शांति से ही सुलझा लेते हैं। दुनिया के 57 देशों में घूम चुके बीरेश को उल्टी साइकिल चलाने की वजह से कई तकलीफों का भी सामना करना पड़ा है। जब हमें पुलिस का आंखा छालथ्यो, सिंगापुर में हमें पीछे की ओर साइकिल नहीं चलाने दी गई, लेकिन जैसे ही पुलिस नजर से दूर हुई, मैंने साइकिल पीछे चला ली। नॉर्मली सऊदी में न चलाऊं। सऊदी अरब में भी एक बार पुलिस की 3 गाड़ियों ने हमें घेर लिया। लोग वहाँ बाइक या मोटर बाइक नहीं चलाते। नेपाली दूतावास ने हमारी मदद की और हम अपनी यात्रा पर फिर चल पड़े। मेन उल्टो साइकिल यात्रा पीछे की ओर साइकिल चलाने से मेरी गर्दन में कई दिक्कतें भी हुई हैं। आँख पर भी असर पड़ा है। एकदमै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। बीरेश और उनके साथी अपनी यात्रा का खर्च चंदा मांगकर जुटाते हैं। बीरेश चाहते हैं कि उल्टी साइकिल चलाने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। बीबीसी रिपोर्ट। फिलहाल लंदन स्थित बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अनुराग शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।